नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी करेंगे। और आज हम खबरों के साथ साथ विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जिस श्रृंखला में हम आपको भादरा आसपास क्षेत्र के राजनीतिक परिवारों से परिचय करवाते हैं। उस परिवार में कितने नेता हुए, कब उनका राजनीतिक पर्दापण हुआ, कितना आगे बढ़े, कितने चुनाव लड़े, सारे विषय को ऊपर दोस्तों विस्तार से आज बताने वाले हैं। और आज हम भादरा आसपास क्षेत्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार ही नहीं बल्कि राजस्थान की पूरी सियासी भूमि में सबसे बड़े परिवारों में से गिना जाता है लालचंद डूडी का, धन्नाराम डूडी का परिवार। दोस्तों, इस परिवार की समीक्षा करने वाले हैं विस्तार से। इससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज भादरा आसपास खबरों की, तो बात करेंगे नेताओं के सफ़र के बारे में भी बताएंगे, जनसंपर्क अभियान के बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर से। आज भादरा कस्बे में, जैसा मैंने 2-3 बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं भादरा कस्बे में जिस प्रकार से गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग और सीवरेज की समस्या से परेशान है पूरा कस्बा, सभी 40 वार्डों के लोग। और दोस्तों, आज आक्रोश फूटा है वार्ड नंबर 7 और 8 से महिलाओं के रूप में। हरिप्रकाश शर्मा और वार्ड नंबर 8 की पार्षद पूनम वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवाज़ बुलंद की। जो गंदा पानी आ रहा है वार्डों में सीवरेज के चलते, उसको लेकर और नगर पालिका हाय हाय और सीवरेज विभाग के विरुद्ध नारेबाजी की गई। लेकिन क्या यहाँ थम जाएगा ये आक्रोश, इतने तक सीमित रह जाएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि भादरा क्षेत्र में लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है। अनेकों बीमारियों की गिरफ्त में क्षेत्र के लोग आ रहे हैं क्योंकि गंदा पानी पी रहे हैं। और विभिन्न तरह की बीमारियां, चाहे वो स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां हो, पेट से संबंधित रोग हो, आप अस्पतालों में देखोगे तो आपको भीड़ नज़र आएगी। हर बेड के ऊपर आपको कोई ना कोई मरीज लेटा हुआ नज़र आएगा। वो कहीं ना कहीं इन बीमारियों से ग्रसित है। और जो गंदा सीवरेज का पानी जो ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए, जो गंदगी, वो गंदगी रात्रि के समय चोरी छुपे नगर पालिका सीवरेज विभाग द्वारा निकालकर पाइपों से इन्हीं नालियों में डाल दी जाती है। और सुबह उसी गंदगी युक्त हवाओं को लेकर भादरा कस्बे के लोग उठते अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कैसी स्थितियां भादरा में पैदा हो गई है दोस्तों। जब से 2010 में सीधे चुनाव लड़कर आए थे हाजी दाऊद कुरैशी, और जब वो लेकर आए इस बड़ी योजना को भादरा क्षेत्र के लिए, तो लोगों में बहुत खुशी हुई थी कि सीवरेज की योजना आई है, अब हम भी बड़े शहर की तरह फीलिंग ले सकते हैं और शहर की तरह व्यवस्थाएं स्थापित होगी। लेकिन जिस प्रकार से घटिया निर्माण सामग्री और घटियापन से जो सीवरेज डाली गई और छोटे पाइप डाले गए, उनमें पानी ओवरफ्लो होकर वो गंदगी बाजारों की बदबूदार हवाओं की सौगात दे रही है लोगों को। दोस्तों, बीमारियां इससे पैदा हो ही रही है। लेकिन इससे निजात कैसे मिले, लोग कैसे अब इसका विरोध करेंगे? क्योंकि करोड़ों रुपए लग चुके हैं दोस्तों इस योजना पर। क्या ये योजना अब बंद भी हो सकती है? इसके ऊपर विचार कर रहे हैं लोग। क्यों ना करे, क्योंकि बीमारियां हर घर की आज शान बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो भादरा का ये जो मूल स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है कस्बा क्षेत्र का, ये लोग खालिस्तान छोड़कर बाहर कॉलोनियों में बस जाएंगे। ये स्थितियां उत्पन्न होगी भादरा में आने वाले सालों में। ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए बहुत बड़ी योजना और बहुत बड़े स्तर पर सोचना होगा, इसका खाका तैयार करना होगा। क्या इसी सीवरेज को कामयाब करना है तो इसमें किस प्रकार से चेंजिंग, तब्दीली, परिवर्तन करना होगा, ये सोचने वाली बात है। और दोस्तों, इसके अलावा जल्दी से मैं आपको अन्य खबरों की ओर ले चलता हूं। दोस्तों, अन्य खबरों की ओर अगर मैं ले चलूं तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊं, सब इंस्पेक्टर कृष्ण मूड ने नेठाना गांव में श्री राम सागर गौशाला में एक भेंट, एक सौगात दी है अपनी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी और पिता स्वर्गीय अमर सिंह मूड की स्मृति में। एक वाटर कूलर भेंट किया है श्री राम सागर गौशाला में। और इसी श्री राम सागर गौशाला में दयाराम वर्मा हो, प्रहलाद वर्मा हो ने अपने पिता स्वर्गीय हनुमान प्रसाद वर्मा की याद में गौशाला में गायों के लिए
चारे के रूप में 1 लाख रुपए भेंट किए। तो अध्यक्ष सुमेर सिंह राठौड़ सहित अनेक समिति के सदस्यों ने इन दानदाताओं का सम्मान किया और बुरी बुरी प्रशंसा भी इनकी की। बसपा का सम्मेलन 4 जुलाई को होने जा रहा है भादरा में, और भगवान सिंह बाबा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के, वो आने वाले हैं। उनकी तैयारियां जोर शोर से बसपा की तरफ से की जा रही है। क्या बसपा अपना कोई मजबूत उम्मीदवार 2023 के चुनाव में उतार पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, सौवाड़ा में निःशुल्क आज आई कैंप लगा, और इसमें ये कैंप जो पंचायत भवन में आज लगा सुबह 6:30 बजे से दोपहर तक चला। इसमें बड़ी संख्या में लाभान्वित हुए लोग, और अपने आंखों का इलाज भी करवाया, आंखों की जांच भी करवाई, उचित परामर्श भी लिया गया, और निःशुल्क इसमें आंखों का ऑपरेशन था, परामर्श निःशुल्क था, दवाइयाँ भी निःशुल्क बांटी गई। और ये श्रीनगर की जल सेवा जो जन सेवा अस्पताल की टीम है, उसके डॉक्टर पल्लवी सारण हो या डॉक्टर अरुण पवार हो, उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री राम सामाजिक सेवा संस्था जो है सौवाला की, उनकी तरफ से ये कैंप का आयोजन कराया गया, जो कि बहुत शानदार तरीके से अनेक ऐसे सामाजिक कार्य श्री राम सामाजिक सेवा करती रही है दोस्तों। इसके बारे में हम आपको समय समय पर खबरें भी बताते रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, जल्दी से मैं आपको बता दूं, आज भारत की राजनीति में बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। ऐसा घटनाक्रम हुआ है महाराष्ट्र में, आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 फाड़ हुए थे, और एकनाथ शिंदे जो है कुछ विधायकों को लेकर, बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी महाराष्ट्र में। उसके बाद में कांग्रेस का, एनसीपी का और शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गठजोड़ था महाआघाड़ी, उसको आज दूसरी चोट लगी है, और अजीत पवार जो कि शरद पवार के परिवार के सदस्य हैं, वो एक बार पुनः बगावत करके 22 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ जा मिले, और आज डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, और वो महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए। और एनसीपी जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, वो टूट चुकी है। और शरद पवार ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं कई बार ऐसी स्थिति का सामना कर चुका हूँ, एक बार पुनः उसको खड़ा करूँगा। वहीं अजीत पवार कह रहे हैं कि हमने कोई बागी तेवर नहीं दिखाए हैं, हम ही असली एनसीपी है, और इसी चुनाव से इसी पार्टी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह ही कुछ बड़ा हुआ है, और अब एनसीपी भी टूट चुकी है। और बताया जा रहा है कि ऐसे बयान भी आए हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अजीत पवार ने, और ये कहा कि हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अब मिलकर साथ लड़ने जा रहे हैं। मोदी जी की दम जमकर तारीफ की, पूरे विश्व में भारत का नाम वो आगे बढ़ा रहे हैं, और मान सम्मान भारत का वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आज जिस खबर का आपको इंतज़ार है, उस राजनीतिक परिवार का, उसकी भी चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों, राजनीतिक सफ़र कब शुरू हुआ धन्नाराम डूडी परिवार का, और कौन कौन इनके परिवार में सदस्य हैं, कितने बेटे और बेटियां हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े परिवारों में से, राजनीतिक परिवारों में से आने वाले डूडी परिवार की। तो दोस्तों धन्नाराम डूडी का जन्म 1910 में हुआ था, और वो भादरा तहसील के पहले सरपंच होने का गौरव भी उनको प्राप्त था। तो राजनीति की शुरुआत तो मान सकते हैं कि धन्नाराम डूडी से ही हो चली थी, इस डूडी परिवार की। उनके 3 पुत्रियां थी और 5 पुत्र हैं। 3 पुत्रों का निधन हो चुका है, 2 पुत्र भी मौजूद है, और 1 पुत्री का निधन हो चुका है, 2 पुत्रियां भी मौजूद है। सारे परिवार से आपको रूबरू कराएंगे, सबसे बड़े सदस्य से शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो धन्नाराम डूडी से शुरुआत हुई है राजनीतिक परिवार की। तो राजनीतिक परिवार धन्नाराम डूडी से ही ये बना हुआ था, और जसवंत डूडी सबसे बड़े बेटे थे धन्नाराम डूडी के। तो जसवंत डूडी भी स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनके राजनीतिक कैरियर पर भी हम नज़र डालेंगे। उनके 2 पुत्र हैं, बड़े पुत्र का नाम प्रदीप कुमार डूडी, जिनको पीटर के नाम से भी जाना जाता है भादरा क्षेत्र में, और दूसरे छोटे बेटे हैं कुलदीप डूडी।
जो कि जयपुर में ही रहते हैं और अभी भी जयपुर में ही उनकी पत्नी प्रिंसिपल है, वो जयपुर में ही निवास करते हैं। अब बात करें प्रदीप डूडी की, तो प्रदीप डूडी बड़े पुत्र थे जसवंत डूडी के। उन्होंने 2 बार चुनाव लड़े, जोन का चुनाव लड़ा और एक बार मुंसरी ब्लॉक से भी चुनाव लड़ा और परिवार के ही सदस्यों ने दोस्तों उनको चुनाव एक प्रकार से हारने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रधान पद के दावेदार माने जाते थे। और जसवंत डूडी की विरासत को संभालने वाली क्षमता भी इन्हीं में थी, अर्थात प्रदीप डूडी में थी। अब वर्तमान में उनका सुपुत्र कार्तिक डूडे भी राजनीतिक की राह पर अग्रसर है। आरएलपी की टिकट से चुनाव लड़ सकता है 2023 के इसी विधानसभा चुनाव में, आगे उनके बारे में बताएंगे। लेकिन बात करते हैं जसवंत डूडी की, जिन्होंने 1965 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ते हुए डूडी परिवार की तरफ से दोस्तों विधानसभा की राजनीति में कद बढ़ाते हुए डूडी परिवार का विधानसभा की राजनीति में पदार्पण किया। 1965 में वो दयाराम बेनीवाल जब चुनाव जीते थे दोस्तों, उस समय भादरा मर्ज थी नौर में। 10 वर्षों तक का कैरियर ये भादरा का जो था वो नौर में मर्ज था। उस समय दयाराम बेनीवाल 21,957 वोट लेकर विधायक बने थे, लेकिन बहुत कम अंतर से हारे यहाँ जसवंत डूडी। दोस्तों कांग्रेस की टिकट मिली, 17,308 वोट लिए थे 1965 में। राजनीति की विधानसभा राजनीति की शुरुआत की थी जसवंत डूडी ने। उसके बाद में 1972 में जब ज्ञान सिंह चौधरी को कांग्रेस टिकट दे दी गई और वो विधायक बने 34,554 वोटों के साथ 52% वोट लिए थे। उस समय भी रनर रहे थे जसवंत डूडी दोस्तों, निर्दलीय चुनाव लड़े क्योंकि उनकी टिकट कट चुकी थी। 28,887 वोट लिए, 43% वोट उस समय जसवंत डूडी ने लिए थे। ऐसा नहीं है कि 1972 में जब जसवंत डूडी ने चुनाव लड़ा तो वही एक राजनीतिज्ञ थे जो विधानसभा की राजनीति करने में व्यस्त थे। उस समय 1970 में पदार्पण हो चुका था तीसरे नंबर के बेटे धन्नाराम डूडी के, स्वर्गीय लालचंद डूडी का, जो कि 1970 का किसान आंदोलन, अगर बुजुर्ग ये समाचार सुन रहे हैं तो उनको पता होगा, उनको याद होगा। 1970 में किसान आंदोलन हुआ था, उस समय लालचंद डूडी ने मुख्य भूमिका निभाई और गिरफ्तारी भी दी थी, तो वहाँ से वो नेता बन चुके थे। और 1972 के बाद में स्थितियाँ ऐसी हुई कि लालचंद डूडी भी अब डूडी परिवार से एक बड़ा चेहरा बनकर उभर चुके थे। 1977 को फिर लालचंद डूडी को टिकट मिली जनता दल की और वो फिर चुनाव लड़े, विधायक भी बने। तो 1977 में लालचंद डूडी विधायक भी बन चुके थे और पहली ही बार भैरव बाबा की सरकार थी और उनको गृह राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, बनाया गया था। ये कितनी बड़ी बात है, पहली बार चुनाव लड़े और जीते और गृह राज्य मंत्री बने थे लालचंद डूडी उस समय। तो दोस्तों लालचंद डूडी का आगे बताएंगे विस्तार से, लेकिन हम बात कर रहे हैं जसवंत डूडी की, जो कि सबसे बड़े बेटे हैं। वो प्रधान भी रहे हैं जसवंत डूडी। 9/7/1988 को वो प्रधान बने थे और लगभग 10/7/1991 तक 3 वर्ष तक प्रधान रहे थे। तो वो प्रधान भी बने हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो बहुत बड़े लीडर वो माने जाते थे लालचंद डूडी से पहले डूडी परिवार की तरफ से। तो शुरुआत करने वाले जसवंत डूडी थे राजनीतिक विधानसभा लेवल की राजनीति की। अब बात करें नंबर 2 पर धन्नाराम डूडी की नंबर 2 संतान रतन सिंह डूडी। रतन सिंह डूडी भी दोस्तों उनके 2 लड़कियां थी, एक का कोरोना काल के दौरान निधन हो चुका है और एक लड़की रावत सर उनको विवाद किया था उनका, और उनकी पुत्री जो है नीलम सहारण अर्थात रतन सिंह जी की दोहती नीलम सहारण, जो कि पालिका अध्यक्ष बनी थी रावत सर की, आपको याद है। तो नीलम सहारण भी इसी परिवार से जुड़ी हुई है, रतन सिंह डूडी की दोहिती है। तो ये परिवार भी, इनका भी एक प्रकार से राजनीति में योगदान
कहीं भी कम नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर पुत्र जो रहे हैं स्वर्गीय लालचंद टूडी, जिनका 4/7/1937 को जन्म हुआ था, 20/10/2003 को निधन हुआ था। कोरोना के चलते उनका निधन हुआ था। दोस्तों 3 बार क्षेत्र के वो विधायक बने। 1977 को 22,705 वोट लेकर विधायक बने थे जनता पार्टी की टिकट से, और 1985 को 38,870 वोट लिए थे लोकदल से विधायक बने थे। 1990 को 47,217 वोट लिए थे जनता दल से विधायक बने थे। हर बार पार्टियां अलग रही, जब वो आ रहे तब भी पार्टियां अलग रही। ये लालचंद टूडी की खासियत है। स्पष्टवादी नेता के रूप में भादरा क्षेत्र के वो माने जाते थे, और भैरू सिंह शेखावत के साथ भी शान के साथ मिलते थे, और बड़ी अदब के साथ उनका सम्मान, आदर सम्मान भी होता था। एक बार हरदेव जोशी जो कि मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, नहर के सिलसिले में जब वो एक भागीरथी की भूमिका भादरा क्षेत्र के लिए निभाने के लिए प्रयासरत थे, आंदोलित थे, उस समय उनको हरदेव जोशी ने एक प्रकार से नकार दिया था। उनको तवज्जो नहीं दी थी। उनके चैम्बर से निकले बहुत बुरा भला कहते हुए उनके साथ अड़ गए थे। एक प्रकार से हरदेव जोशी से भी सीधे भिड़ गए थे लालचंद टूडी। तो लालचंद टूडी कितने स्पष्टवादी रहे हैं दोस्तों। खेल कूद में भी इनका योगदान अच्छा खासा रहा, खेल कूद में इनकी रुचि भी रही। और मैं बताऊं आपको, मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी हिसार से। उसके बाद में वायुसेना में भी लग गए थे, और करीब 6 महीने बाद ही त्याग पत्र दे दिया था वायुसेना में भी। उसी प्रकार 1977 को जब वो पहली बार विधायक बने और भैरू बाबा की सरकार में जब उनको 7/2/1978 को गृह राज्य मंत्री बनाया गया था, 7/2/1978 को गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। लेकिन उस समय मोरारजी देसाई की सरकार जो है अनियमित हो गई थी, और आपको याद होगा, अगर बुजुर्ग है हमारा समाचार देख रहे हैं, तो चौधरी चरण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था उस समय, और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री भी बने थे। लेकिन लालचंद टूडी ने उनके समर्थन में अपने गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था मात्र 6 महीने में ही। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इनकी स्पष्टवादिता और इनका एक प्रकार से राजनीति से किसी प्रकार से मोह नहीं था, जो राजनीति आजकल होती है दोस्तों, उस प्रकार का मोह नहीं था, लालच से मोह नहीं था राजनीति में। तो स्पष्टवादी एकदम विचारधारा के रहे हैं, और जो उनको पसंद नहीं आता था मुंह पर धड़ाम से बोल देते थे, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, या फिर वो कोई मंत्री हो, या फिर वो कोई अफसर हो, या फिर उनका वोटर ही क्यों ना हो। आपको याद होगा कलाना में एक बार वोट मांगने गए थे, तो किसी किसान ने उनको वैसे ही बोल दिया था। अक्सर अमूमन बोल ही देते हैं कि हमारे लड़के को भी कहीं लगा दो, चिपका दो। चिपकाने का मतलब कहीं नौकरी में। तो उस समय लालचंद टूडी ने कहा था, मैं कहाँ चिपका दूँ, खंबे के तो मैं चिपका दूँ इनको। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं वायरल भी हुआ था उस समय। हालांकि मोबाइल का युग नहीं था, लेकिन वो भी बयान लालचंद टूडी को भारी पड़ा था। तो ऐसे बयान भी कई बार राजनीति में बहुत घातक सिद्ध हो जाया करते थे, और नहर के लिए भागीरथी प्रयास किए थे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। भादरा क्षेत्र के लिए वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों वो मंत्री बने, 6 महीने में ही त्याग पत्र दे दिया था चौधरी चरण सिंह जी के लिए, मात्र 6 महीने में त्याग पत्र दिया। 1987 को फिर जेल भरो आंदोलन हुआ था, उसमें भी नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए थे, और नहर के लिए प्रयासरत वो हो ही चुके थे। 1985 को फिर वो विधायक भी बने, और उसके बाद में लगातार वो लगे रहे थे नहर को लाने के बाद चक्कर में। और उनके इसी लगनशीलता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, किसान नेता की छवि को देखते हुए 1990 में फिर जनता ने उनको जिता दिया, और वो भादरा के पहले नेता है जो लगातार दूसरी बार रिपीट हुए। 1985-1990 में लगातार जीतने वाले एकमात्र नेता है लालचंद टूडी। तो 90 में वो विधायक बने, और आपको याद होगा 5/10/1989 को जब भिरानी गांव में राजीव गांधी पीएम आए थे शिलान्यास करने के लिए नहर का,
तो ये सारा का सारा प्रयास उस समय लालचंद डूडी का था दोस्तों। ज्ञान सिंह चौधरी की भूमिका तो 90 के दशक के बाद में शुरू हुई थी, जब वो 1993 को विधायक बने थे, कृषि राज्य मंत्री बने थे। उस समय वो नहरों को बनाने में और नहरों को घुमाने में महती भूमिका चौधरी ज्ञान सिंह जी की रही। लेकिन उससे पहले भागीरथी जो प्रयास थे, भागीरथी प्रयास का मतलब है नहर को लाने के लिए जो भूमिका, जो धरातल, जो प्लेटफार्म तैयार किया गया था, वो लालचंद डूडी के लिए ही उपयुक्त है। और लालचंद डूडी को दोस्तों सिद्धमुख नहर दिवस जब मनाया जाता है तो लालचंद डूडी की पुण्यतिथि उस समय आती है, तो वो एक प्रकार से लालचंद डूडी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी एक विडंबना है और उनके प्रयास को क्षेत्र की जनता आज भी सलाम करती हुई दिखाई देती है। और मैं आपको बताऊं 1990 को जब वो विधायक बने तो उस समय भी वन एवं पर्यावरण मंत्री उनको बनाया गया था, कैबिनेट मंत्री उनको भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी उस समय भी। और आपको याद होगा के दिग्विजय सिंह और भंवरलाल शर्मा, संपत सिंह और जगमाल यादव और गंगाराम चौधरी के अलावा दोस्तों रामनारायण बिश्नोई भी कैबिनेट मंत्री बने थे उस समय। लालचंद डूडी के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री लालचंद डूडी बने थे और लगातार प्रयास करते हुए भादरा क्षेत्र में आखिर सिद्धमुख नहर लेकर ही आए थे। तो ऐसे थे लालचंद डूडी। 2003 में वो प्रधान भी बने थे और 2003 में प्रधान के पद पर रहते रहते ही उनको कैंसर की बीमारी ने घेर लिया था और यहीं से उनका 20/10/2003 को निधन हो गया था। ये पद रिक्त रहा काफ़ी दिनों बाद में। उसके बाद में जयदीप डूडी को इस पद पर बिठाया गया 18/2/2004 को। 1 साल तक वो प्रधान रहे, 10/2/2005 तक कार्यकाल पूरा उन्होंने किया। आगे चलकर वो भी विधायक बने, भादरा के संसदीय सचिव बने। और एक समय तो ऐसा था कि इस परिवार में 3 लाल बत्ती थी। राजस्थान का सबसे चर्चित राजनीतिक सियासी परिवार था। शोभा सिंह डूडी हो, जयदीप डूडी हो, संसदीय सचिव शोभा सिंह डूडी उस समय जिला प्रमुख थी, संदीप डूडी चेयरमैन थे बैंकों के। तो कुल मिला के तीनों के पास लाल बत्ती थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। और परिवार की जो प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है और जो लोगों के साथ जुड़ाव था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और यही कारण रहा कि आज डूडी परिवार में एक प्रकार से फिर से कोई विधायक बने, इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है और बहुत दूर खिसक चुका है। आज सत्ता में वापसी के लिए ये परिवार अपनी खोई हुई मिट्टी, जमीन तलाश करने के लिए प्रयासरत है। जयदीप डूडी के रूप में भी और जसवंत सिंह डूडी के पुत्र कार्तिक डूडी के रूप में भी। वो भी आरएलपी की टिकट से चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे हैं। आगे कैसा भविष्य रहता है हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों, इसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जयदीप डूडी के भी 2 लड़के हैं, एक लड़की की शादी हो चुकी है। तो कुल मिला के जयदीप डूडी 2008 में 76,000 वोट लेकर विधायक बने थे। संसदीय सचिव उनको बनाया गया था। वो 5 साल तक विधायक रहे। अच्छा कुल मिला के विकास कार्य उन्होंने उस समय करवाया था, लेकिन वो सजोकर नहीं रख पाए। आगे चुनाव लड़े तो 11,600 वोटों पर सिमट गए थे। कांग्रेस की टिकट से ये न्यूनतम प्रदर्शन था। उसके बाद में चुनाव नहीं लड़े, बलवान पूनिया को समर्थन दे दिया, उनके समर्थन में बैठे रहे। ये उनकी राजनीतिक सबसे बड़ी भूल डूडी परिवार की तरफ से रही और एक प्रकार से पूरे डूडी परिवार को रसातल तक धकेल दिया था दोस्तों, बैक फुट पर धकेल दिया था जयदीप डूडी ने इस डिसीजन से। और कहीं ना कहीं पूरा परिवार इससे क्षुब्ध भी था। आपको याद होगा इस परिवार में बिमला डूडी ने भी चुनाव लड़ा था जब लालचंद डूडी का देहांत हुआ था। 2003 का चुनाव 34,000 वोट भी लिए थे, लेकिन उसी समय इसी परिवार के पीपी सिंह डूडी, जो कि नंबर 4 लालचंद डूडी से छोटे थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और 14,000 वोट भी प्राप्त किए। उसी 14,000 वोट की बदौलत बिमला डूडी चुनाव हार गई थी डॉक्टर सुरेश चौधरी से, मात्र 2,500-3,000 वोटों से। तो ये भी इस परिवार ने दंश झेला है। इसी परिवार की फूट के चलते ये परिवार बैकफुट पर भी गया है। अब मैं आपको बात बताऊं, नंबर 4 पर पीपी सिंह की लोकायुक्त सचिव रहे हैं। क्षेत्र के लोगों के बहुत काम
पीपी सिंह डूडी ने करवाए हैं। बहुत बड़ा नाम था लालचंद डूडी के साथ साथ ही कि अब इस बार चुनाव पीपी सिंह डूडी लड़ेंगे, बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। और मैं आपको बताऊं तो एक लड़का एक लड़की है उनके भी, और एक लड़की जो उनकी है बीकानेर ब्याही हुई है सारण परिवार में, शांतनु कुमार जो डीजी है उनके पुत्र के, उनके लड़के को ब्याही हुई है, तो वो भी उनके संबंधी है। इस परिवार का जुड़ाव कहाँ कहाँ तक है दोस्तों, ये आप देखकर दंग रह जाएंगे। एक लड़का है जो पढ़ाई कर रहा है, पीपी सिंह डूडी इनेलो की टिकट से वो चुनाव लड़े थे 2003 में। 13,446 वोट आए थे, महज 10.25% ही अंक वोट ले पाए थे। और पत्नी शोभा सिंह डूडी भी जो है जिला प्रमुख बनी थी हनुमानगढ़ की। दोस्तों ये एक अच्छा परिवार के लिए संकेत थे। इस परिवार ने भी राजनीति में आगे कदम बढ़ाई हैं। एक समय था जब मैंने आपको बताया 3 लालवती थी इस परिवार में 2008 के बाद। उसके बाद में वो ये परिवार जो है वो पीछे पॉलिटिक्स में एकदम पिछड़ता चला गया था। और नंबर 5 पर बात करें तो महेंद्र सिंह डूडी जो कि जयपुर में ही निवास करते हैं, पीपी सिंह जी भी जयपुर में ही निवास करते हैं। हाल में धन्नाराम डूडी के ये 2 ही पुत्र हैं जो जीवित है, और 3 का स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गीय लालचंद डूडी, स्वर्गीय रतन सिंह डूडी और स्वर्गीय जसवंत सिंह डूडी सबसे बड़े पुत्र, और एक बहन का भी निधन हो चुका है। तो महेंद्र सिंह डूडी जो जयपुर में निवास करते हैं, एक लड़का उनके था, उनका भी करीब 25 वर्षों पहले निधन हो गया था दोस्तों। उनकी धर्मपत्नी आपको याद होगा कौशल्या देवी, उन्होंने 2 बार ब्लॉक का चुनाव लड़ा, जीता, क्योंकि इस परिवार में उनके पुत्र का निधन हो गया था। उनके प्रति संवेदना थी पूरे परिवार की, सारा परिवार उनके साथ रहा, और 2 बार ब्लॉक के चुनाव भी कौशल्या देवी ने जीते हैं। तो राजनीतिक से दूर नहीं रहे परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी अंग, पूरा परिवार राजनीति से सारोबार रहा, और भरपूर राजनीति की है इस परिवार ने। अनेकों विधानसभा चुनाव, 11 से अधिक विधानसभा चुनाव लड़े हैं, प्रधान के चुनाव लड़े हैं, ब्लॉक के चुनाव लड़े हैं, जोन के चुनाव लड़े हैं, किस किस के चुनाव नहीं लड़े। हर चीज में उपलब्धियां अर्जित भी की है, और लगभग 4 बार इस परिवार ने विधायक बनने का गौरव भी प्राप्त किया है। 3 बार लालचंद डूडी ने, 1 बार जयदीप डूडी ने, और लगातार 2 बार विधायक बनने का गौरव तो इसी परिवार को ही प्राप्त है भादरा की तरफ से। तो कुल मिला के इस परिवार की समीक्षा कैसी लगी दोस्तों, कोई चीज़ छूटी है तो आगे हम ज़रूर इसको शामिल करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें इन राजनीतिक परिवारों की श्रृंखला जो हमने चला रखी है उसके बारे में हमें अवगत करवाते रहे, कमेंट में बताते रहें। आगे भी इस श्रृंखला को जारी रखेंगे, और हंसराज आर्य है, और भी अनेकों राजनीतिक परिवार हैं, उनसे आपको रूबरू भी करवाएंगे, उनके परिवार से आपका परिचय करवाएंगे, उस परिवार की क्या खासियत है ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों ये हमारा सफ़रनामा है जो लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा अब आज क्या विशेष दिवस है 2 जुलाई को, ये हम आपको बताएं तो 1940 को सुभाष चंद्र बोस आज के दिन गिरफ्तार किए गए थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने के आरोप में अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था। और 1934 को आज के दिन असित भट्टाचार्य जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों मौसम के मिजाज की, तो 32 से 37 डिग्री टेम्परेचर आज रहा है दिन भर। 38 से 41 डिग्री टेम्परेचर जो है माफ़ कीजिएगा 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है। 44% लगभग बादल छाए रहे दिन में, और शाम को देर शाम को भी 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और 40 से 50% बादल छाए रहेंगे। बरसात की संभावना आज रात्रि को नहीं है। तो कुल मिला के 3 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 32 से 37 डिग्री दिन में, 38 से 41 डिग्री दोपहर को, और देर शाम को भी 38 से 41 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और 50 से 60% बादल दिन में अलग अलग हिस्सों में और रात्रि तक छाए रहेंगे, जो कि 60, 70, 80% बादल हो जाएंगे। 0.7 mm बरसात रात्रि को बताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि तक कल रहेगा, और कुल मिला के 7 से लेकर 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी।
तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले आज नेताओं का सफरनामा जल्दी से मैं बता देता हूँ। बलवान पूनिया आज बोजला में गोगामेडी ददरेवा सड़क का शिलान्यास करते हुए दिखाई दिए, और कल 3 जुलाई को डुंगराना से भाडी मोड़ सड़क का शिलान्यास वो करने जा रहे हैं कलाना में देर शाम 5 बजे। और जयदीप टूडी बेरगांव में आज जनसंवाद कार्यक्रम करते हुए नजर आए। वहीं संजीव बेनीवाल पंचायतों में जनसंपर्क अभियान करते हुए आज दिखाई दिए। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।